हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। चलिए, आज का टॉपिक हमने लाया है टिश्यू। टिश्यू में पहला पार्ट है प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। तो आज हम पहले पार्ट को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिश्यू को जानने से पहले हम थोड़ा जान ले सेल के बारे में, क्योंकि टिश्यू जो होता है वो सेल के परस्पर आपस में मिलने पे उसका निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे मैंने वो पॉइंट लिखा है, सेल परस्पर मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम जान ले थोड़ा सेल के बारे में। सेल जो होता है हमारे जीवन का आधारभूत इकाई होता है, ठीक है, जीवन का। ठीक है, और सेल के आधार पे मतलब कोशिका के आधार पे कोशिका के आधार पे कोशिका की संख्या के आधार पे जीव को जो है दो भाग में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय का उदाहरण जैसे जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। ये याद कर लीजिए, पूछ भी सकता है। एक कोशिकीय में आते हैं जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम। वही बहुकोशिकीय की बात करें तो कवक, जंतु और पादप आते हैं इसमें। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें केवल कोशिका ही पाया जाता है। उनका जितना भी कार्य वगैरह होता है ना, जैविक कार्य, वो कौन करते हैं? इस कोशिका के द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा जो भी होता है। लेकिन वही अगर हम बहु कोशिका की बात करें, ठीक है, तो इनमें ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक कोशिकीय जीव में जो है एक ही प्रकार के मतलब समान प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। तो उन सभी कोशिकाओं का जो कार्य होता है एक समान होता है। लेकिन बहुकोशिकीय में अलग अलग सेल पाए जाते हैं। क्या? अलग अलग सेल पाए जाते हैं, जिसके कारण काम भी उनका अलग अलग होता है। इसलिए कहा गया है बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है। क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कि सेल परस्पर मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। ये जो बहुत सेल जो है परस्पर मिल के उत्तक का निर्माण करते हैं, जो क्रमशः अंग और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब कोशिका जो मिलकर उत्तक का निर्माण करेंगे और आगे चल के ये क्या हो जाते हैं? हमारे ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं हमारे बॉडी के। ठीक, तो देख लिए उत्तक किसे कहते हैं। तो सेल के परस्पर मिलने से उत्तक का निर्माण होता है। ओके, आगे चलते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तक का जो अध्ययन है, उत्तक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने दो तीन जगह से मतलब पढ़ के लिखा है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से भी आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। परिभाषा देखिए, फिर मैंने लिखा है समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी मूलभूत संरचना भी समान होती है उत्तक कहलाता है। ठीक है, उत्तक किसको कहता है? समान उत्पत्ति, मतलब एक जगह से उत्पन्न हुआ हो और समान कार्य करता हो, समान कार्य करता हो। ठीक है, कार्य करता हो। ये कोशिका के मतलब उत्तक एक प्रकार का कोशिका ही होता है, मतलब कोशिका से ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक ही जगह से उत्पन्न हुआ हो और एक समान काम करता हो और उसकी मूलभूत संरचना भी समान हो, उत्तक कहलाता है। उत्तक अभी मैंने बोला है कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है पादप उत्तक, एक क्या होता है? पादप उत्तक, और एक होता है जंतु उत्तक। एक होता है जंतु उत्तक, एक होता है आपका पादप उत्तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पादप उत्तक के बारे में। क्या देखेंगे? पादप उत्तक के बारे में। तो पादप उत्तक की अगर बात करें हम, ये पादप उत्तक की अगर बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन है? एक पहला आपका है मेरिस्मेटिक्स और दूसरा है परमानेंट। दूसरा है परमानेंट। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्मेटिक्स टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब हम देखेंगे मेरिस्मेटिक्स टिश्यू के बारे में। ठीक, मेरिस्मेटिक्स टिश्यू की बात अगर हम करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला हो जाएगा आपका एपिकल, पहला हो जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टीम, दूसरा हो जाएगा इंटरकैलरी, तीसरा हो जाएगा लेटरल। तीसरा हो जाएगा लेटरल। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका लेटरल। ठीक है,
तो एक एक करके हम देखेंगे। एपिकल क्या होता है? एपिकल जो होता है आपका, एपिकल जो होता है, ये एपिकल, ये हिंदी में इसको शीर्षस्थ विभाजोत्तक बोलते हैं। मेरिस्मेटिक्स का हिंदी विभाजोत्तक होता है, विभाजोत्तक उत्तक, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टीम जो होता है, ये मेनली लंबाई के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लेंथ के लिए, मतलब लेंथ के लिए, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे। तो ये पाया कहाँ जाता है? एपिकल मेरिस्टीम ये आपका तना में पाया जाता है और जड़ में पाया जाता है। तना और जड़ में पाया जाता है। इसको प्राथमिक उत्तक भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्तक भी बोलते हैं। किसको? एपिकल मेरिस्टीम को, ठीक है। प्राथमिक उत्तक भी बोलते हैं। और ये मेनली लंबाई वृद्धि के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो पहला एपिकल हो गया, तना और जड़ में पाया जाता है, प्राथमिक उत्तक के नाम से बोलते हैं इसको, शीर्षस्थ विभाजोत्तक को, ठीक है। एपिकल हो गया ये। इंटरकैलरी, उससे पहले हम देख लेते हैं लेटरल, ठीक है। लेटरल का होता है पार्श्व, हिंदी क्या होता है? पार्श्व। पार्श्व विभाजोत्तक, पार्श्व मतलब क्या? चारों तरफ। जब तना बढ़ जाए तो जब प्राथमिक उत्तक काम करना बंद कर दे तो इसको बोलते हैं द्वितीयक उत्तक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक। तब द्वितीयक उत्तक की बारी आती है। और ये लंबाई ना देख के क्या बढ़ाता है? चौड़ाई। क्या बढ़ाता है? चौड़ाई। चारों तरफ पेड़ का ये कितना चौड़ा पेड़ हो जाएगा, ये गोलाई जिसको बोलते हैं, ये बढ़ाएगा, ठीक है। धीरे धीरे मोटा जो पेड़ होता है, ये लेटरल मेरिस्टीम के कारण होता है, ठीक है। इसलिए इसको द्वितीयक उत्तक बोलते हैं। पार्श्व वृद्धि करता है और यही धीरे धीरे वृद्धि होते होते ये इतना मोटा हो जाता है जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्बियम। तो बोलता है कैम्बियम किसका उदाहरण है? तो लेटरल, लेटरल मेरिस्टीम का उदाहरण है, लेटरल मेरिस्टीम का उदाहरण है। और एक होता है तीसरा जो होता है आपका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब अंतर्वेशीय, अंतर्वेशीय विभाजोत्तक। ये एक तरह से देखा जाए तो एपिकल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? एपिकल का ही पार्ट है, एपिकल का ही पार्ट है। कौन? ये जो आपका इंटरकैलरी है, इंटरकैलरी जो है आपका, ये एपिकल का ही पार्ट है। किसका? एपिकल का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि ये इंटरनोड के पास पाए जाते हैं, इंटरनोड के पास। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है घास। जब बकरी वगैरह घास चर जाती है, फिर ये इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ जाती है, ठीक है। यह इंटरनोड के पास पाया जाता है, एपिकल का ही भाग है ये। अस्थाई उत्तक के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अस्थाई उत्तक के बीच में क्या? ये इंटरकैलरी, इंटरकैलरी ये बाद में अस्थाई उत्तक में चेंज हो जाता है। और ये सबसे मेन इंटरनोड के पास पाया जाता है। तो ये तीन हो गया मेरिस्टेमेटिक्स जो है, खत्म हो गया। विभाजोत्तक उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ, अंतर्वेशीय और पार्श्व, अंतर्वेशीय और पार्श्व, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एघा किसका उदाहरण है? एघा बोलेगा या कैम्बियम बोलेगा तो लेटरल का, किसका? लेटरल का उदाहरण है, ठीक है। अब हम चलेंगे अस्थाई, अब हम चलेंगे अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक के अगर बात करें, ठीक है, तो सरल अस्थाई उत्तक जो है आपका, सॉरी, परमानेंट उत्तक। अब हम चलेंगे परमानेंट उत्तक, जो दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थाई उत्तक, एक जटिल अस्थाई उत्तक। तो परमानेंट में दो प्रकार के हो गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और वही कम्प्लेक्स की अगर बात करें, कम्प्लेक्स की बात करें, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो आपका होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। जहाँ जाइलम के बीच चार प्रकार होते हैं, ट्रैकिड्स, बेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। वहीं फ्लोएम के भी चार प्रकार, सिप्स ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर, फाइबर, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, आगे देखेंगे। आगे आपको चार्ट मिलेगा, आगे आपको चार्ट मिलेगा, वही प्लांट टिश्यू है। देखिए यहाँ पे प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, ठीक है। प्लांट टिश्यू परमानेंट टिश्यू हो गया, मेरिस्मेटिक्स हो गया। ये एपिकल आपको बता दिया, ये लंबाई बढ़ाता है। ये आपका चौड़ाई, चौड़ाई मतलब पार्स, पार्स, ये आपका लेंथ हो गया।
ये आपका पार्श्व हो गया, मतलब चारों तरफ पार्श्व हो गया। उसके बाद एंटर कर लिए, भी इसी का पार्ट है, ये दोनों एक तरह से एपिकल का ही पार्ट है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो देख लिया मैं स्टीम टिश्यू। परमानेंट में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया है। उसके बाद कम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये सबको देखेंगे अलग अलग करके। और कम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम फ्लोएम, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। ट्रैकिड्स, जाइलम के 4 भाग है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ये दोनों देखिए सेम है। इस जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर्स। उसी तरह फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स है। सिर्फ ये दोनों याद रखना है, जाइलम का ट्रैकिड्स और वेसल्स है, और फ्लोएम का सिव ट्यूब्स है, एलिमेंट्स है और कंपेनियन सेल्स है। सिव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स का ये तो बता ही दिया ना, टिश्यू का। एपिकल एपिकल मैथमेटिक्स जो है अभी बताया था हमने, ठीक है, कि ये प्रेजेंट ऑन रूट एंड शूट, मतलब जड़ और तना में पाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स, मतलब वृद्धि के लिए जाना जाता है, लंबाई वृद्धि के लिए जाना जाता है। वही हम इंटरकैलरी की अगर बात करें, प्रेजेंट ऑन लीफ बेस एंड नोड, मतलब वही इंटरनोड के पास पाया जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम लीफ एंड नोड्स, मतलब वही उसकी लीफ, पत्ती वगैरह को बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। जैसे घास हो गया, घास का पत्ती खा जाता है तो उसको बढ़ने में मदद करता है। आगे देखेंगे, लेटरल मेरिस्मेटिक्स की अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, पार्श्व है ना, तो ये प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ स्टीम्स एंड रूट, ये भी स्टीम तना और रूट में पाया जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द डायमीटर ऑफ, मतलब व्यास, चारों तरफ की लंबाई, यहाँ लिखा हुआ वही जो हमने बताया वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ दिया भी है, ठीक है, पिक्चर से आप देख सकते हैं। सूट एपिकल, मतलब एपिकल मैथमेटिक्स, मतलब ये ऊपर सबसे ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है। और रूट में नीचे भी पाया जा रहा है, मतलब ऊपर, ये ऊपर में देख रहे हैं सिंबल जो दिखाया गया है, ये इसी का दिखाया गया है, सूट एपिकल का, ठीक है। और वही अगर बोलेगा रूट एपिकल तो ये देखिए जड़ बढ़ रहा है नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर जड़ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रूट मेरिस्मेटिक्स, एपिकल मेरिस्मेटिक्स। इंटरकैलरी ये देखिए नोड के पास, नोड, ये नोड है ना जिसको गांठ बोलते हैं हम लोग, गांठ, वहां पे एक क्या मिलेगा आपको, ये आप देख रहे हैं इंटरकैलरी, ठीक है, जहाँ पे गांठ रहता है वहाँ के भागों को वृद्धि देता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। आगे चलेंगे, लेटरल की अगर बात करें, ये पहले पतला था, बाद में इतना मोटा हो गया, ये लेटरल के कारण होता है। तो ये आपका प्राथमिक हो गया, और ये आपका लेटरल जो होता है द्वितीयक हो गया, द्वितीयक हो गया, ठीक है। और ये प्राथमिक का ही ये आप इंटरकैलरी आपका पार्ट है, ठीक है। तो आगे चलते हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा क्या था, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में 3 भाग होते हैं, सबसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे हम देखेंगे पहला क्या है, पहला पेरेन्काइमा, क्या है, पेरेन्काइमा है। पहला पेरेन्काइमा, जिसको हिंदी में मृदु उत्तक बोलते हैं, यह जीवित कोशिका होता है। क्या होता है, जीवित कोशिका होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कोशिका के बीच खाली स्थान नहीं होगा, क्या हो, सॉरी, खाली स्थान होगा, ठीक, इसमें होगा, मतलब कोशिका इसकी जो होगी ना ऐसी होगी, ठीक है। ये खाली स्थान पाया जाएगा, बीच में देखिए खाली स्थान रह गया, ठीक है। तो ये इंटर सेलुलर स्पेस इसमें पाया जाएगा। इसका मुख्य काम जो होता है, मुख्य काम अगर बात करें तो भोज पदार्थ स्टोर करना, ठीक है, भोज पदार्थ स्टोर करना, ओके, भोज पदार्थ स्टोर करना। वही अगर हम बात करें पेरन पेरेन्काइमा उत्तक में अगर क्लोरोप्लास्ट आ जाए, क्या आ जाए, क्लोरोप्लास्ट आ जाए, क्या आ जाए, क्लोरोप्लास्ट, तो उसको क्या नाम देते हैं, उसका नाम हो जाता है क्लोरेन कायमा। क्या हो जाता है, क्लोरेन कायमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित उत्तक। हिंदी में क्या बोलेंगे, हरित उत्तक, हरित उत्तक, ओके। पेरेन्काइमा उत्तक में अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हरित उत्तक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्लोरेन कायमा बोलते हैं, क्लोरेन कायमा। एक होता है कोलेन, कोलेन कायमा, ये है क्लोरेन कायमा। क्लोरेन कायमा क्या होता है, जब पेरेन्काइमा के में जब हमें क्लोरोफिल मिलता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अगर पाया जाता है क्लोरोफिल तो उसको हम उस ऊतक को क्या बोलेंगे, हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। ठीक है, तो ये पेरेन्काइमा का हो गया। और जलीय पौधा का पेरेन्काइमा जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको तैरने में मदद करता है। तो उसको हम बोलते हैं, जलीय पौधा का जो पेरेन्काइमा होता है तैरने में मदद करता है, उसको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा बोलेंगे, एरेन्काइमा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मेन काम क्या होता है? भोज्य पदार्थ संग्रहित करना। ठीक है, जीवित कोशिका है ये कौन? मृदु तक, इसके बीच में खाली स्थान होता है। ये इंपॉर्टेंट, ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कोलन कायमा। ये क्लोरेन कायमा था क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया गया था। ठीक है, अब क्लोरेन कायमा हो गया। अब हम कोलन कायमा देखेंगे। कोलन कायमा की अगर बात करें तो कोलन कायमा जो है आपका, कोलन कायमा की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। क्या बोलते हैं? स्थूल कोण ऊतक। ये भी आपका जीवित कोशिका है। क्या है? जीवित कोशिका है। और यह आपका जो है ना कमजोर पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कमजोर पौधों में पाया जाता है, छोटे पौधों में। ठीक है, जिसके कारण, इसी के कारण पौधों का लचीलापन, पौधों में लचीलापन मिलता है आपको देखने को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसमें सेलुलोज की अधिकता से, सेलुलोज की अधिकता होती है, जिसके कारण से सेल वॉल जो है, सेल वॉल मोटी हो जाता है। क्यों सेल वॉल मोटी क्यों होता है? सेलुलोज की अधिकता से। ठीक है, और सेल वॉल पे क्या पाया जाता है? पेक्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेक्टिन, पेक्टिन, पेक्टिन। पेक्टिन कहाँ मिलता है आपको देखने को? तो कोलन, कोलन कायमा जो है, ठीक, उसके सेल वॉल, कोशिका भित्ति पे आपको पेक्टिन, पेक्टिन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय स्थान जो होता है नहीं रहता है, रिक्त नहीं रहता है। इसमें पूरा भरा रहेगा, सब चिपका रहता है एक दूसरे से ऐसे करके पूरा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कोलन कायमा, स्थूल कोण। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पेक्टिन वाला याद रखिएगा, पेक्टिन सेल वॉल पे पाया जाता है, कोशिका भित्ति पे। आगे आपका इसका है क्लोरेन कायमा। क्या? कोलन कायमा हो गया। अब स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा की अगर बात करें हम, स्क्लेरन कायमा की अगर बात करें, सॉरी, स्क्लेरन कायमा की अगर बात करें, जिसको हम हिंदी में दृढ़ ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ ऊतक बोलते हैं। यह मृत होता है, बाद बाकी वो दोनों जीवित होता है, लेकिन ये मृत होता है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी होती है। क्या? सेलुलोज प्लस लिग्निन। तो लिग्निन कहाँ पाया जाता है? तो स्क्लेरन कायमा में। वही पेक्टिन कहाँ पाया जाता है? कोलन कायमा में। ठीक है, और अगर बीज एवं फल का मजबूत आवरण जो होता है तो इसी के कारण होता है। किसके कारण होता है? इसी के कारण, बीज फल का मजबूत आवरण, ये सब जो है स्क्लेरन कायमा के कारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे यही है, लिग्निन। क्या है? लिग्निन। लिग्निन कहाँ मिलेगा? स्क्लेरन कायमा। इसकी कोशिका भित्ति पे सेलुलोज प्लस लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कम्प्लेक्स टिश्यू। ये हो गया, तीनों खत्म हो गया, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये याद रखिएगा, कोलेन्काइमा, ये जो आपका कोलेन्काइमा, ठीक है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जाना जाता है। कोलेन्काइमा आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए जाता है। ओके, और पहला वाला पेरेन्काइमा जो है वो भोजन संग्रह करने के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, कम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे हम लोग। कम्प्लेक्स टिश्यू की अगर बात करें तो अभी हमने थोड़ा देर पहले ये चार्ट में बताया था कि दोनों चार चार प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम की अगर बात करें और फ्लोएम की बात करें तो दोनों में लास्ट दो जो है सेम रहता है, लास्ट दो जो है सेम रहता है, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। उसी तरह फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो जाइलम पेरेन्काइमा की अगर बात करें तो ये भी भोजन संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन संग्रह करता है। उसी तरह फ्लोएम पेरेन्काइमा ये भी भोजन संग्रह करता है। जाइलम फाइबर की बात करें तो पादप को सहारा देता है और दृढ़ता प्रदान करता है। उसी तरह
उसी तरह फ्लोएम पेरेन्काइमा का भी यही काम है। क्या काम है? यही काम है, पादप को सहारा और डेल्टा देना। ठीक है, सहारा और डेल्टा मतलब यांत्रिक सहारा देना, ये दोनों सेम है। ठीक है, हमें याद करना है तो सिर्फ क्या याद करना है? हमें याद करना है तो सिर्फ ऊपर का दो दो। ठीक है, तो पहला आपका जाइलम का ट्रैकिड्स, वाहिनी काएं। ठीक है, तो इसका काम है जल एवं खनिज पदार्थ का जड़ से पत्ती तक ले जाना। क्या काम है? जल एवं खनिज पदार्थ को जड़ से पत्ती तक ले जाना, ट्रैकिड्स का। और वही काम वाहिकाएं का भी है, वही काम वाहिकाएं का भी है। ठीक है, जल एवं खनिज पदार्थ को जड़ से पत्ती तक ले जाना, ये दोनों का सेम काम है। और एक पॉइंट ये जान लीजिए कि एकमात्र जाइलम पेरेन्काइमा जो है जीवित होता है। क्या होता है? जीवित होता है। बाद बाकी सब ये क्रॉस मैंने मार दिया है, ये सब मरा हुआ है। क्या है? मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका है। ठीक है, जाइलम फाइबर भी, वेसल्स भी और ट्रैकिड्स भी, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही जीवित है। क्या है? जीवित है। और आगे हम बात करेंगे फ्लोएम। फ्लोएम में पहला होता है सीव ट्यूब, जिसको चलनी नालिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलनी नालिकाएं। ठीक है, ये सजीव है। इसमें क्या होता है कि तीन तीन सजीव है और एक निर्जीव है। एक निर्जीव है। कौन? तो फ्लोएम फाइबर्स जो है ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये निर्जीव है। बाद बाकी तीनों ये जो है सजीव है। ठीक है, तो सीव ट्यूब्स की अगर बात करें तो चलनी नालिकाएं सजीव है। ठीक है, बहुत सारा छिद्र भोज पदार्थ को घुलित अवस्था में स्थानांतरित। ठीक है, इसका दो, इसमें क्या होता है? बहुत सारा छिद्र पाया जाता है और इसका मेन काम है भोज पदार्थ का घुलित अवस्था में स्थानांतरण। ठीक है, घुलित मतलब घुला हुआ हो, पहले से पचा हुआ हो, घुलित अवस्था में स्थानांतरण करता है। कौन? सीव ट्यूब्स। भोज, इसका काम क्या है? सीव ट्यूब्स का भोज पदार्थ का घुलित अवस्था में ट्रांसफर करना। वही कंपेनियन सेल्स जो होते हैं सीव ट्यूब के चारों तरफ होते हैं, फार्स। ठीक है, चारों तरफ होते हैं। और कंपेनियन सेल जो है केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और बाद में ये दोनों तो बता ही दिए। सिव ट्यूब के चारों ओर कंपेनियन सेल और केवल आवृतबीजी के चारों तरफ पाया जाता है पौधों, सॉरी केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है कंपेनियल सेल। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, हम लोग ने क्या लिया है आगे। ये हो गया खत्म, प्लांट टिश्यू लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, अब कुछ हम देखते हैं प्लांट टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? प्रोटेक्टिव टिश्यू के। तो हम लोग जो देखते हैं छाल जो होता है, छाल पौधों का बाहरी तना के जो ऊपर जो छाल होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। वही देखिए लिखा हुआ है पौधों के सभी भाग जड़ तना पत्ती की रक्षा करता है। जल हानि परजीवी कवकों के प्रवेश आदि से रक्षा करता है, किसी को एंट्री करने नहीं देता है। तना के ऊपर जो छाल होता है उसी को एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे इसमें मरुस्थलीय पौधे में। ठीक है, एपिडर्मिस जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थलीय पौधे में एपिडर्मिस को हम लोग क्यूटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटीन। ठीक है, जो क्या करता है? जल अवरोधक के रूप में काम करता है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है। और ये एपिडर्मिस के ऊपर क्या कर देता है? मोम जैसा परत बना देता है। ये क्यूटीन जो है मोम जैसा परत बना देता है, जिसको हम लोग क्यूटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल्स बोलते हैं। तो एपिडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूटिकल्स कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस का ही पार्ट है, एपिडर्मिस के ऊपर ये होता है। अब हम दूसरा देखेंगे इसमें कॉर्क। समय के साथ जड़ तना पुराना हो जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस जो है पुराना हो जाता है और एपिडर्मिस जो है वो तो छाल जो है वो किस में बदल जाता है? कॉर्क कैम्बियम में बदल जाता है। कॉर्क कैम्बियम में बदल जाता है। ठीक है, और कॉर्क कैम्बियम में अगर बदल जाएगा, कॉर्क कैम्बियम में बदल जाएगा और कॉर्क कैम्बियम से किसका निर्माण होता है? कॉर्क का निर्माण होता है। और कॉर्क की कोशिका जो होती है मृत होती है और कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन पाया जाता है। इस कारण से जल एवं गैस कॉर्क से बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, और कॉर्क का उपयोग जो होता है खेल में किया जाता है, खेल वगैरह में, खेल सामग्री बनाने में कॉर्क का उपयोग किया जाता है। और कॉर्क में सुबेरिन पाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। और व्यापारिक कॉर्क की अगर बात करें तो ये कहाँ से, किस पौधे से प्राप्त होता है? तो व्यापारिक कॉर्क जो है आपका क्वेकर्स सुबेर
नामक पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है। और कॉर्क में क्या पाया जाता है, सुबेरीन पाया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग देखेंगे कि समुद्र समुद्र के पास, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि एनुअल रिंग्स के बारे में, वार्षिक वलय, विभिन्न, ये जो वार्षिक वलय जो बनता है ना, विभिन्न मौसम और ऋतुओं में बदलने के कारण इसका निर्माण होता है। अगर एक समान मौसम रहे ना तो वलय का निर्माण नहीं होगा। और एक वलय बराबर 1 वर्ष होता है, अर्थात किसी भी वृक्ष का आयु का एज जानना हो अगर हमें, ठीक है, तो उसमें जितने वलय होंगे, ठीक है, तो उतने उस वृक्ष का उम्र होगा, ठीक है। और ये जान लीजिए कि समुद्र के आसपास के पेड़ जो हैं, ठीक है, उसमें वलय का जो होता है अभाव होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के आसपास जो है मौसम जो होता है एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है, इसलिए उसमें वलय नहीं पाया जाता है, ठीक है, वलय वलय का अभाव होता है। तो एनुअल 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 रिंग्स के बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि जितना वलय होगा उतना साल का वृक्ष होगा, ठीक है। चलिए यहीं पे टॉपिक समाप्त होती है। अगर अच्छा लगे या कुछ सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।